जो भी बचेगा वो सब 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर सेट हो जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको। और दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो CU पे एक प्लस लग गया तो लग जाने दो ना प्लस, इससे क्या मतलब है, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, है ना, और 3p6 हो गया, और 3d आपका 10 हो गया, और 4s0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो यहाँ से मतलब ही नहीं है। अब अगर आपसे कोई कहे कि 3d के इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू जो है जैसे मान लो 9 हो जाएगी, तो 9 को मल्टीप्लाई 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एक तो छोड़ना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.35 से करना पड़ेगा, और रिमेनिंग जितना भी बचेगा अंदर, इसमें और कुछ करना नहीं, रिमेनिंग जितना ही बचेगा 6 2 8 और 6 14 15 16 17 18 18 इंटू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर डी के लिए कंफ्यूजन है, बाकी कोई कंफ्यूजन शायद आपको नहीं होगा जहां तक मेरा अनुमान है, और ये सब चीजें क्लियर भी हो चुकी होंगी, है ना, समझ में आ रही है आपको बात? नहीं, ये सब चीजें क्लियर भी हो चुकी होंगी, यानी रिमेनिंग को 1 से बाकी अपना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डन हो जाएगा। अब आगे बढ़ूं तो आज मेरा मन है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन उससे पहले आप अपने फार्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा, आप अपनी चीजों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब चैप्टर आज मैं स्टॉप करूंगा, मतलब क्वेश्चन कराने के बाद कल आपका टेस्ट लूंगा, संडे को ऑफ रखूंगा, पहले से मैंने बोल दिया। जैसे ही अभी बिल्कुल रिदम में चलूंगा, माहौल बन जाएगा, तेजी से बच्चे और आ जाएंगे इसमें, तो फिर मैं स्पीड इसमें भी पकड़ लूंगा, टाइम इसमें भी भरपूर दूंगा आपको, 1.5-2 घंटे भी इसमें दूंगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाने बैठता हूँ, सपना जानती होगी 2-2 घंटे का क्लास लिया है मैंने, 2.5 घंटे का क्लास लिया है मैंने। सपना ये बात जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जान रहे होंगे इस चीज को, है ना। हम पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन बस वही है कि माहौल बनने दीजिए थोड़ा सा। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत ये होगी कि ये मैं पेपर आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसा पेपर मैं और भी नए पेपर बनवा रहा हूँ, और टेस्ट हमारा ऑनलाइन होगा। एक बार में कोई भी बच्चा, टाइमिंग लुबना पूछ रही के लिए नोडल प्लेन बता दीजिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए सपना आपको नोडल प्लेन, सॉरी लुबना, सर क्या पूछा है आपने शिवानी, हीलियम पॉजिटिव में सेम जेड ही आना चाहिए बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन है और नो अदर इलेक्ट्रॉन शुड बी इन दिस। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आपकी वो समस्या भी समाधान कर दूं, फिर आगे बढ़ता हूँ, तो रह जाएगा आपका मन। देखो अगर मान लीजिए हीलियम है, हीलियम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 1s1 हो गया। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो फील नहीं कर पाएगा, जब इस पे तो फील नहीं करना, तो इसे 0 कर देंगे। जब इसे 0 कर देंगे, यही इलेक्ट्रॉन को शील्ड भी कर रहा है, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन शील्ड करने वाला है ही नहीं, तो वो वैल्यू जो है वही रह जाएगी, यानी कि 2 माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी आपने लिखा सेम एज जेड, बिल्कुल 2 माइनस 0, इसका मतलब ये वैल्यू 2 ही आएगी, बिल्कुल 100% शिवानी। और अगर ये हीलियम होता केवल, तो फिर ये हो जाता 2 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई कितने से करते हैं हम लोग, 0.30 से करते हैं, यानी कि 2 माइनस ये हो जाएगा 0.30, यानी कि 1.70। ये मैंने कल बताया था, उत्तराखंड पीजीटी में क्वेश्चन आया था। अगर कोई उत्तराखंड का होगा तो वो देख करके बता देगा कि इसमें आंसर आया था कि क्या था क्वेश्चन। ये मुझे खूब याद है कि उत्तराखंड पीजीटी का क्वेश्चन है ये, मैंने कल भी ये बात रिपीट की थी आपके लिए। ठीक है, समझ रहे हैं पंकज? चलो अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक और नोडल प्लेन की बात कर लेता हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके की ऑर्बिट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर जो नोडल प्लेन होता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताई थी कि अगर p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में जितने भी, जैसे कि ये हिस्सा जो होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये आपका कहलाएगा नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर 0, तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पर 0 हो जाती है। जिस प्लेस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाती है, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। उसी को हम लोग नोडल प्लेन कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाती है। ये तो बात हो गई p ऑर्बिटल की। अब अगर मान लो कहीं पर नोडल प्लेन निकालना है, तो हम लोग ये बात सब रेडियल नोड के लिए करते हैं, रेडियल नोड ही काउंट होता है, और इसको हम बोलते हैं n-l-1, यानी कि n-l-1। अब मान लो 2p में निकालना है, 3p में निकालना है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। और इसी तरीके से सपोज कर लो 3d ऑर्बिटल में निकालना है, 3d ऑर्बिटल में, तो 3d ऑर्बिटल का जो नोडल प्लेन होगा, तो अब कैसे बनाएंगे हम प्लेन इसके, यहाँ पर देखिए, ये हमने मान लीजिए 3d ऑर्बिटल बनाई, और 3d की सपोज कर लेते हैं xy बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपके मन में जो चल रहा है कि साहब 3d की xy जब बनेगी तो क्या कंडीशन आएगी, तो 3d की xy बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा
कि हम लोग देखिए, ये तो पहले प्लेन बना लिया करिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप पहले प्लेन बनाइए, इसे मिटाइए और आप खट से पहले प्लेन बनाइए। ये हमने बना दिया, आपका जेड प्लेन बना दिया, ये आपका एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस बना दी, सॉरी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी हो गई हमारे हिसाब से वाई एक्सिस हो गई, ठीक है ना। तो इसे एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसे वाई एक्सिस मान लीजिए, इसे जेड एक्सिस मान लीजिए। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। अब हमने क्या करना है, अगर हम लोगों को बनाना है डी एक्स वाई, यानी कि डी एक्स वाई बनाना है, तो डी एक्स वाई का मतलब है एक्स एक्सिस पे कंसीडरेशन में होगा और वाई कंसीडरेशन में होगा। होता है नोडल सेंटर क्या है, नोडल सेंटर चौधरी जी वही है। नोडल सेंटर का मतलब नोडल प्लेन, नोडल पॉइंट, नोडल सेंटर सभी एक ही चीजें हैं। नोडल सेंटर का मतलब वो प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाती है। चाहे नोडल सेंटर बोलिए, चाहे नोडल पॉइंट बोलिए, चाहे नोडल प्लेन बोलिए, है ना, ये सब एक ही बातें हैं। चलिए, अब हम लोग एक्स वाई बनाते हैं, तो यहाँ से सबसे पहला काम आपको करना है, एक हिस्सा तो ये बनाना है, क्योंकि डबल डंबल होता है, ये डबल डंबल होता है। इसके बाद दूसरा हमें बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ये हिस्सा हमें, तो ये हमारा बन गया आपका एक्स वाई। जब एक्स वाई बन गया तो इसका मतलब नोडल प्लेन जो यहाँ पर निकल करके आएगा, यहाँ पर नोडल प्लेन ऐसे करके निकल के आएगा, ये वाला हिस्सा नोडल प्लेन में, दो जो ब्लैंक जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 चली गई, ये कहलाएगा आपका नोडल प्लेन या नोडल पॉइंट या नोडल सेंटर, जो भी आप बोल पाए। नोडल प्लेन बोलिए, नोडल पॉइंट बोलिए, नोडल सेंटर बोलिए, यही चीजें हैं। तो ये सब मैंने आपको डायग्राम एक मैंने डाल रखा है, उस डायग्राम को देखिएगा। ये मैंने डी एक्स वाई बता दिया। ऐसे ही आप डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप एक्सिस नहीं घुमाना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप एक्स वाई जेड को फिक्स कर दीजिए, तो फिर इसी को रोटेट करते रहिए, इसी को रोटेट करते रहिए, इससे भी आंसर आ जाएगा। दोनों चीजें सेम है, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप मुझे करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको जो है पूरी व्हाट्सएप पर भी मदद करूंगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे कर लेते, नहीं तो समय चला जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलिए। चलिए, फर्स्ट का आपने जवाब दिया कि सर फर्स्ट का जवाब जो है वो हमारा डी है, बिल्कुल एग्जैक्ट फर्स्ट का जवाब डी ही है, क्योंकि जो मैंने बोला था रेडियस जो होता है, एटम का रेडियस जो होता है, वो एटम का रेडियस कितना होता है, 10 रेज़ टू द लेड टू द कंक्लूजन दैट, क्या कंक्लूजन निकालता है ये एक्सपेरिमेंट, इसी कंक्लूजन इसने ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन मास एनर्जी रिलेटेड नहीं मतलब है, न्यूट्रॉन का मतलब ही नहीं रहा, द पॉइंट इम्पैक्ट मैटर कैन बी प्रिसाइज नहीं है, तो फिर ठीक है, बी ही एग्जैक्ट आंसर इसका होगा। बहुत सही है क्वेश्चन। मर्दन सिंह जी बताइए, निशांत, मर्दन सिंह जी, निशांत, बाकी और लोग बताएं क्या क्वेश्चन ठीक है। शिवानी, स्वाति, जागृति, खेमराज, बताइए क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चंस ठीक हैं ये बताइए, क्या क्वेश्चन आपके मार्क के लेवल के हैं या नहीं है, या यूं ही हवा है। एक लोग ने तो ये भी कहा कि सर आप खाली जो है बेवकूफ बना रहे हैं, तो बेवकूफ बना रहा हूं मैं आपको कहीं पर से। एक एमएससी पढ़े हुए इंसान को कोई इंसान बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि यू आर द पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट, आप 12th के बच्चे नहीं हैं। चलिए, क्वेश्चंस आपके लिए लगातार नए नए ढूंढता हूँ, बनवाता हूँ, किताबें छानता हूँ, तब मैं लाता हूँ क्वेश्चन। चलिए, सिक्स्थ वाला देखिएगा, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा। द फर्स्ट यूज ऑफ द क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एटम मेड बाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, जरा बताएं। सिक्स का सी है, प्लैंक, ठीक है।
देखिए आपको बताएं, द फर्स्ट यूज ऑफ द क्वांटम थ्योरी, ये क्वेश्चन आया भी था शायद, ये क्वेश्चन आया था स्मिता गौतम, शायद मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन आया था, बोहर आंसर आएगा इसमें, बोहर आएगा। द फर्स्ट यूज ऑफ द क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्मिता देखिए शायद यही क्वेश्चन आया था, जहां तक मुझे याद है। आप कह रहे थे सर ऐसा क्वेश्चन था, तो मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन ही था। और ये शीट मैंने ऑलरेडी सभी को दी थी, ये शीट मैंने ऑलरेडी सभी को दी थी। इसका बोहर है, ये मैंने सबसे पहली सीट यही पढ़ाई भी थी, यही दी भी थी, और ये क्वेश्चन एमपी पीजीटी में आया भी था। जिन लोगों ने दिया होगा पता होगा, 100% पता होगा। 7th पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 7 क्या कह रहा है कि इसमें हम लोग निकालना, रेडियस निकालना है ना, तो रेडियस का फार्मूला आपको पता ही है, रेडियस का फार्मूला लिख देता हूँ। आर हाइड्रोजन का निकालना है, आर एच इज इक्वल टू 0.529। पंकज अब गलती नहीं होगी, उस दिन धोखे से मैं लिख गया था 29 इन एन स्क्वायर अपॉन जेड हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, जब वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ वैल्यू पुट कर देंगे। विनीता क्या आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये बताइए, विनीता सिंह, विनीता सिंह जी आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ जी बताएं। क्या आपने ग्रेड फर्स्ट क्वालिफाई किया या नहीं किया? अगर किया है तो प्लीज आप मुझे जो है अपना फोटो और एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग भेज दीजिए, मैं आपका ऐड डाल देता हूं, जिससे कि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। और नहीं हुआ है तो तैयारी करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर होता है तब भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो अगली तैयारी के लिए आप तैयार रहें बिल्कुल। हार कहीं से कहीं तक नहीं माननी। तो 7th वाले का जवाब आपने डी दिया है, परफेक्ट यही है, डी ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट डी ही है। अगर आप निकालने की हिम्मत रखते हैं तो निकाल भी लीजिए, निकाल भी लीजिए। हाइड्रोजन के लिए आर एच जो हाइड्रोजन के लिए, तो ये दोनों वैल्यू 0.529 हो जाएगा। और अगर बेरिलियम के लिए निकालते हैं तो बेरिलियम के लिए कितना आएगा, बी के ऊपर 3 पॉजिटिव है, तो ये भी हाइड्रोजन जैसी ही कंडीशन बन जाएगी। तो फिर विनीता जी आज आप, मेरा मोबाइल नंबर आपको पता है, उसी मोबाइल नंबर पर अपना एक फोटो सेंड करिए, आपके लिए सर्टिफिकेट बनवा देता हूँ। मतलब मेरे जो हैं ऐप काम करते हैं लड़के ऐप पर, वो सब बना रहे हैं इस समय। जिन लोगों ने भेजा है उनके सभी के सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ। सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में आप निकलवा भी सकते हैं। थोड़ी सी आपको भी खुशी होगी और मुझे भी लगेगा। तो प्लीज़ अपना फोटो और भेजिएगा डिटेल, तो मैं आपको अपना नाम, फोटो और अपना पूरा नाम भेजिएगा। विनीता सिंह पूरा नाम है, बाकी मुझे फोटो भेज दीजिएगा और एक छोटी सी वीडियो, ठीक है, भेजिएगा तो मैं बनवाता हूँ, सुबह बनवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 पे जिन जिन का हुआ है और मेरे बैच में पढ़ते हैं तो वो सभी अपना नाम भेज दें, जो भी है। तो मैं एक छोटी सी क्लिपिंग, वीडियो, सर्टिफिकेट, ये सब बनवा के आपको व्हाट्सअप करता हूँ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगाइए, लगाइए क्वेश्चन, लगाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी करिए। कंप्लीट कैलकुलेशन करें, कंप्लीट कैलकुलेशन, तो यार इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं खेमराज जी, कंप्लीट कैलकुलेशन में बेरिलियम का रखना था ना, तो बेरिलियम का रख लीजिए। देखिए बेरिलियम में आर बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव है, 0 पॉइंट कितना हो जाता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर का मतलब हुआ कि बेरिलियम में जो ऑर्बिट है वो 2 है, तो यानी कि 2 स्क्वायर रख दीजिए। नीचे एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। देखो ये भी वही आई और बेरिलियम की वैल्यू भी वही आई खेमराज, है ना। कंप्लीट कैलकुलेशन कर दिया मैंने, ठीक है, समझ गए। ये दोनों की वैल्यू, तो आंसर बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव ही आएगा। अब घबराइए बिल्कुल नहीं, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे, बस आप एक बार सिलेक्शन लेके दिखाइए, फाइनल सिलेक्शन करिए। 8th क्वेश्चन का जवाब देखिए, 8th क्वेश्चन का जवाब देखें कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी बात है कैसे निकालते हैं क्वेश्चन, वो देख लेते हैं ना। आंसर तो हो ही जाएगा, लेकिन कैसे क्वेश्चन करना है ये जरूर देखना पड़ेगा। तो 8th वाले में आपको पता होना चाहिए, MV/MVR इज इक्वल टू होता है h/पाई, है ना, ये हो जाता है। तो अब वेलोसिटी का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू h/4 पाई, आगे क्या होता है 4 पाई m ए नॉट होता है। लेकिन इसको हम आर स्क्वायर, क्योंकि ये कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट, जब हम सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इस फार्मूले के लिए, चेंज करेंगे इस फार्मूले में, जहां तक मुझे याद है ए नॉट कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी ए नॉट हो जाती, इस तरीके से ए नॉट हो जाएगी। अब आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी जानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है
वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर, यानी फार्मूला मैं लिख देता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर। और हाफ एम बी स्क्वायर में आपको पता है कि हाफ एम तो ऐसे ही लिख लीजिए, वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, तो वी स्क्वायर का मतलब वो इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो भाई इसके नीचे ये वैल्यू हमने भेजी दी है ना, ये वैल्यू भेजी दी, तो इस एच का मतलब यहाँ हो गया एच स्क्वायर हो गया, नीचे हो जाएगा आपका 4 चौक 16 यानी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, एम का भी स्क्वायर हो जाएगा, और वी की पावर हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वी तो वी है हाफ एम बी स्क्वायर, नहीं तो वी तो मतलब ही नहीं, हम तो वैल्यू रखना ए का, हाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, तो मेरे हिसाब से 16 दूनी 32 यही आंसर आएगा, 8 का सी ही आएगा, एग्जैक्ट आंसर 8 का सी ही आएगा। ठीक है ना, कैमरा समझ में आ रही है आपको बात? नहीं, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीपीजीटी के एग्जाम में बहुत मदद करेंगे, तो आप प्लीज एमपीपीजीटी का एग्जाम अगर क्वालिफाई करना जुलाई में लगभग होने की संभावना है, तो जुलाई में इस संभावना को पूरा कर दीजिए खेमराज, है ना। द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पीजीटी एग्जामिनेशंस में आ चुका है, पीजीटी एग्जामिनेशंस में कई बार आ चुका है। तो द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इतना दे रखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, अच्छा ठीक है, यानी E1 E2 निकालना है आपको, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, तो यानी कि 4000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2000, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये लगभग 2 आएगा, तो यानी कि E1 E2 का जो रिलेशन है वो मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए, 10th वाले का जवाब बताइए, 2 आना चाहिए, डी ऑप्शन आना चाहिए। द रेशियो डायरेक्ट पूछा ना, रेशियो पूछा है ना, बताइए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी जल्दी कर लीजिए, थोड़े से हो जाए, घंटे में जितने हो जाते हैं, आपको पता है कि हम लोग अपना सेट रखते हैं टाइम बिल्कुल, और आपको पूरा प्रॉपर टाइम दे भी रहा हूँ। जी बताइए, 11 12 बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, फिर 12 बताइए। 11 का तो फार्मूला आपको पता ही होगा, चलिए मैं कर देता हूँ जल्दी से। 11 में क्या करना है कि फार्मूला आपको पता है, फार्मूला एनर्जी दे ही रखी कि माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई हो जाता है, कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर हो जाता है ना, एन स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू एन स्क्वायर कितना है, कौन सी, द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बोहर्स एक्साइटेड स्टेट जो है हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, हाँ एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी सेकंड, यानी सेकंड के बाद 2 दूनी 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी कि ए ऑप्शन इसका हो जाना चाहिए, ए हो जाएगा। भाई अगर हम लोग ये बोलता है कि द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट हमेशा नेक्स्ट वाली ली जाएगी, 11 का ए हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चले आइए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, 12 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू, किसके इनवर्सली होंगी, तो डिफरेंस इन एनर्जी के बराबर होंगी, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, यानी सी ऑप्शन चेक करिए, सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना, सी ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप अपने आप करके दिखाइए, अभी मैंने बताया था आपको, फट से निकाल दीजिए, यानी कि अगर आपको डेल्टा ही वही लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू से निकालिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए 12 का, सॉरी 13 का, 13 का, 13 की कैलकुलेशन कर लीजिए, सब कुछ दिया हुआ है ना, एनर्जी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द हाइड्रोजन N1 to N2 निकालना है, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि इसको तोड़ देना पड़ेगा एक फार्मूले में, यानी ये जो वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू बराबर कर दीजिए, क्या कहूँ, इसमें मुझे करना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना दे रखा है, चलिए ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ठीक है, तो इसमें एक काम ये कर लीजिए, अब मैं बताता हूँ क्या करना, डेल्टा ई इज इक्वल टू, तो ये लगा दीजिए माइनस का 2 कितना है 2.1717
8 इंटू 10⁻18 और ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2² कर दीजिए इसको, है ना, और इज इक्वल टू hc/लैम्डा। तो ये वैल्यू बराबर लैम्डा चूंकि इधर आ जाएगा तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। इस वैल्यू को पुट करके आंसर निकालिएगा इसका 13 का आंसर जरा निकाल लीजिए। इस वैल्यू को पुट कर लीजिए। वैल्यू लैम्डा की आपको बता ही देता हूँ। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है कितनी, hc/लैम्डा। hc/लैम्डा, लैम्डा निकालिए पहले यहाँ से लैम्डा निकालिए। तो ये हो गया आपका लैम्डा। कैसे निकलेगा, चलो लैम्डा ऐसे निकलेगा, माइनस का 2.178 इंटू 10⁻⁸। कैलकुलेशन लंबी है। ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.62 होता है, मल्टीप्लाइड बाई -34 हो जाएगा और इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। इससे लैम्डा निकाल लीजिएगा। नहीं, इससे लैम्डा निकाल लीजिएगा ना, बता तो रहा हूँ सपना, इससे लैम्डा निकालिएगा और जब लैम्डा निकल आएगा तो आंसर आ जाएगा। लैम्डा मैंने फार्मूला आपको बता दिया, अब केवल आपको कैलकुलेशन करके आंसर मुझे बता देना है कि कितना आ रहा है। आंसर बताइए, बाकी सब कुछ मैंने रख दिया है। 13 अब मैंने कर दिया ना सपना, देखो 13 मैंने सॉल्व कर दिया, चेक करिए। तो यानी कि ए आ जाएगा, ए आ रहा है, ठीक है, डन। मतलब कैलकुलेशन तो स्वाति यही है ना। स्वाति माइक ऑन करो बेटा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पर चल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये क्वेश्चन हमने छांटे हैं। देखिए ये बड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको अच्छा लगेगा। कुछ क्वेश्चन आप करिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी बताइए, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका, अब ये 13 14 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए, बताइए। चलो कोई दिक्कत नहीं स्वाति, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 क्वेश्चन करिए आप। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना, मास आपका ये सब दे रखा है, बताइए जल्दी से। चलो बोलो वो जल्दी से। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट आप लगा लोगे ना, इस अगर आप लगाना है चाहते हो तो इसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। रेडियस वही, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 रखिएगा, 0.529 इंटू n² लगा दीजिएगा। यहाँ पर n कितना रखना पड़ेगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना, परमिटिविटी यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ डाउट हो रहा है। परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम भी दे रखा, रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट। अच्छा चलिए ठीक है। देखो एक चीज आपको बताएं, ये सब जो नीचे दिया हुआ इनसे आप परेशान ना होइएगा। इनसे आपको वैल्यू एक्चुअल में ये पूरा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपने जो 0.529 है शॉर्टकट निकाल दिया है, ये शॉर्टकट निकाल दिया है, इसलिए ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो आगे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑर्बिट लगाइए केवल 0.529 इंटू, इसीलिए परेशान हो जाएंगे आप। ये सब इसलिए दिया है कि ये आप 0.529 लाने के लिए, और सेकंड ऑर्बिट का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, और हाइड्रोजन है तो 1 रख दिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए और यानी कि 4 से मल्टीप्लाई होगा, 0.529 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 निम 36, 4 निम 36 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 पंजे 20 और 1 21, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, 2.12 आ रहा है। 2.12 मतलब ये सी हो जाता है, 2.12 मतलब ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द लाइट बोथ एज ए स्ट्रीम एंड पार्टिकल, किसने बताया था ये? इंटरफेयर यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने बताया? तो मुझे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी ही पता है, क्योंकि यहाँ पर ये कहलाती है डी ब्रॉगलीज इक्वेशन भी कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, इसको हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर पाते हैं तो पढ़िए। A stream of the electron from a heated filament was passed between two charge plates kept at a potential difference of V. V. If E and M are the charges and the mass of an electron respectively, then the value of the lambda upon h, lambda is the wavelength associated with the electron, is given by। तो आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन ई पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है एच अपॉन, अगर आपको फार्मूला पता है, एच अपॉन अंडर रूट में आती है वैल्यू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जहां तक मुझे याद है। अब लैम्डा इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई आपकी, नीचे एच अपॉन लैम्डा नीचे, यानी कि आप क्या करिए, लैम्डा एच इसको इधर ले आइए तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो एच अपॉन, ये हो गया एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका सी आंसर आ जाएगा, 16 का सी आंसर आ गया। चलिए इसके बाद आ जाते हैं 17 आप करके बताएंगे मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 17 वाला, बताइए। 17th क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 17th का जो आंसर है वो कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग 1s का रेडियल नोड निकालते हैं, देखो 1s की ही तो दे रखा है ना, तो 1s का रेडियल नोड अगर निकालते हैं तो फिर 1s का रेडियल फंक्शन क्या होता है, यानी साई आर इज इक्वल टू 2, फार्मूला याद रख लीजिए, फार्मूला ध्यान रखिएगा, बाकी 1 अपॉन ए नॉट हो जाएगा ब्रैकेट में, और इसको पावर 3/2 कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं ए की पावर जो होता है, चाहे ए की पावर है ई की कर लो, ई की पावर जो हो जाता है माइनस का आर अपॉन इनफाइनाइट, ये वैल्यू रहती है जहां तक मुझे याद है ना। कुछ जगह जो है ये इनफाइनाइट ना रख के कुछ और रख लेते हैं, तो फिलहाल मुझे जो है वो इनफाइनाइट ही याद है। आप इनफाइनाइट परमिटिविटी का जो फार्मूला है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, मुझे जो जानकारी बता रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग की होती है वो कितनी होती है, वो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में होती है। थिकनेस अगर dr मान लेते हैं तो p इज इक्वल टू हो जाता है, p इज इक्वल टू साई स्क्वायर कर दीजिएगा, फंक्शन हो गया, साई स्क्वायर फंक्शन हो गया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, और d हो गई डिस्टेंस की यानी मोटाई, थिकनेस। तो अब ये वैल्यू जो है p की पुट कर दी, जब p की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आपको समझ से परमिटिविटी आ ही जाएगी। तो ये जब p की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा p इज इक्वल टू, यानी सॉरी साई की वैल्यू पुट करो, p की नहीं साई की वैल्यू इसमें डालो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 4, ये 2 दूनी 4 हुआ और 4 चौक 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ये 16 हो गया। 16 वाला कोई आंसर है? चलो देखते हैं, 16 हो गया, और आगे आ जाएगा आपका 16 पाई हो जाएगा, 16 पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन ए नॉट हो जाएगा, इसको ऐसे कर लीजिए, और इसके बाद वो ई की पावर माइनस का 2r बचे, आर ये हो गया, आर ये 2r हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगी आपकी वैल्यू, चेक भी करते जाइएगा अक्सर, इनफाइनाइट, और नीचे भी dr अलग से कर लो मल्टीप्लाई, क्योंकि ये अलग है तो ये अलग ही रखो, इसका मतलब नहीं। ये फार्मूला हो गया, तो इसका मतलब है कि जो p है वो r नॉट, यानी कि इस समय r की वैल्यू जो है वो 0 आए और r एक इनफाइनाइट आए तभी पॉसिबल है। तो r की वैल्यू 0 इनफाइनाइट किस में आ रही, 0 इनफाइनाइट, r की वैल्यू एक में 0 आ रही, एक में इनफाइनाइट, तो यही वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही आना चाहिए, डी आना चाहिए। फिर से समझिए, यानी कि r की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, r की वैल्यू इनफाइनाइट रख रहा हूँ, इन दोनों कंडीशंस में जो कंडीशन पॉसिबल है वो p0 तभी हो पाएगा जब r की वैल्यू या तो इनफाइनाइट रखूं, यानी r की वैल्यू आप यहाँ 0 रख दो और r की वैल्यू इनफाइनाइट है ही दिखाई दे रही, तो इसका मतलब है यही ऑप्शन, यहाँ पर 0 भी दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइट भी दिखाई दे रहा है। ये इनफाइनाइट नहीं है, ये मैक्सिमम तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि ये ऊपर से ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये 0 है, तो ये भी मैक्सिमम चली गई, मीनिंग इनफाइनाइट नहीं जा रही है। तो फिर इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी पे आप करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में जाते हैं। करेक्ट द
ये क्वेश्चन भी खूब आता है, ये पीजीटी का पेट क्वेश्चन माना जाता है और एमपी पीजीटी में धाकड़ क्वेश्चन बन करके आ सकता है। एमपी पीजीटी में ये क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी चीज आपको ये बता दूं कि ये यूपी पीजीटी में भी आएगा, ये भी तय है। और अगर जीआईसी का एग्जाम होता है इस साल तो जीआईसी के एग्जाम में भी ये आना तय है। ये वादा है मेरा, इन तीनों में से एक मैं आपको जरूर दूंगा, ये क्वेश्चन तय है। चलिए करिए शुरुआत। 18 वाले का जवाब बताइए, 18 वाले का जवाब बताइए। 18 का 1, ठीक है। 18 का 1 हो गया। 19 बताइए, 19 बताइए, 19। 19 का सी बता रहा है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। यही नहीं, अगर एल जो है वो 2 है तो एम कभी भी 3 नहीं हो सकता है। विनीता, विनीता अभी ध्यान से वीडियो भेजिएगा। बार बार रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ कि आप भूलें ना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलो, मुझे इसलिए याद है कि मैंने और बच्चों की आज बनवाए तो आपकी बनवा दूं। 20, 20 बोलिएगा। The correct set of the quantum number for the unpaired electron of the chlorine. Unpaired electron of the chlorine. जी, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो लास्ट वाले ही हुआ भाई। P5 होता है तो P5 में यही अनपेड हुआ ना। 1 2 3 4 5, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3p5 होता है, n की वैल्यू तो 3 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू 1 हो गई, और आपकी जो है बस हो गया। सी आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। तो फिर 20 का सी हो जाएगा। जल्दी चेक करिए, 20 का चेक करिए। इक्कीस चेक करिए, 21। The electrons identify the quantum number n and l. The electrons identified by the quantum number n and l. फर्स्ट ये दे रखा, सेकंड ये दे रखा, थर्ड ये दे रखा। इनको प्लेस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट, लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट बनाइए, बताइए। पहले देखो इसे लिख लो, इसे लिख लो 4p, इसे लिख लो आप 4s, इसे लिख लो आप 3d, इसे लिख लो आप 3p, है ना। तो अब आप क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 3p आएगा, फिर आपका 4s आएगा, फिर आपका 3d आएगा, फिर आपका 4p आएगा। तो यानी कि सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, सबसे पहले ज्यादा एनर्जी वाला। तो ये 4p हुआ, तो 4p का मतलब हुआ आपका ये सेकंड वाला लास्ट में आना चाहिए, सेकंड वाला लास्ट, यानी डी ऑप्शन। चेक करिए। 21 वाले का जवाब चेक करिए, 21 वाले का ए आएगा। क्या करना है, फर्स्ट हो गया जहाँ फर्स्ट वाला, ये तो फर्स्ट है ना, सेकंड क्यों, फर्स्ट है, ठीक है, ए ही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ए ही आएगा। क्योंकि ये जो हम, मैं इसे सेकंड समझ बैठा था, ये फर्स्ट है, ठीक है, ए आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ए ही आंसर आएगा। ए की सबसे ज्यादा वैल्यू हो गई, इस वाले की ये 1 हो गया, ये आपका हो गया थर्ड वाला हो गया, ये थर्ड हो गया, ये आपका हो गया सेकंड हो गया, और ये आपका हो गया फोर्थ हो गया। ठीक है, इसी ऑर्डर में लगा लीजिए। ठीक, इसके बाद आइए 21 क्वेश्चन। अच्छे है ना क्वेश्चन। कंचन, कंचन मौर्य। जी बताइए। द क्वांटम नंबर
प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 22वां जवाब दीजिए, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बाईस का ए तो नहीं लग रहा है। देखो, द क्वांटम नंबर्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी सही है। रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, तो ये तो दोनों सही हो गए। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, नहीं ये तो गलत हो गया। पहले क्लॉकवाइज है फिर एंटी क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप डाउन रिस्पेक्टिवली, ये भी सही है। टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग, यानी कि ये दोनों सही आंसर, इसमें ये ही दोनों आएगा। तो यानी कि यहाँ बोथ लिख देता हूँ काट के, बोथ, इसे काट देता हूँ, लिख देता हूँ आंसर बोथ ए एंड सी, ए एंड सी, ये ऑप्शन बनेगा इसमें। ए एंड सी बताइए, मुगलफ साहब बताओ। चलिए 23 बताइए, 23, 24, 25, 23, 24, 25 बताइए। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड, बताइए।